जो आँखों से दुनिया दिख रही है, उसके अलावा भी दुनिया है। एक ऐसा टाइम भी आ गया था कि मैं सुसाइडल भी हो गया था एक टाइम पे। एक छोटा बच्चा काफ़ी अवार्ड्स जीत रहा है, तो जैसे-जैसे अवार्ड्स बढ़ते गए तो नेगेटिविटी भी बहुत बढ़ती गई। हर दूसरे दिन मैं कथा करता था। इसके अंदर 2 चीज़ें थी, एक तो डर भी था, लेकिन एक क्यूरियोसिटी भी थी। तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे अंदर आने लग गए कि लेफ्ट हैंड से क्यों देना है, राइट हैंड से क्यों नहीं देना? ये दान इसी टाइम पे क्यों करना है, उसी टाइम पे क्यों नहीं करना? और लोगों के पास इसके आंसर्स होते नहीं थे क्योंकि भतीजी जी बेड पे लेटे हुए थे, मैं गया और सर ने फिर मुझे 2-3 पूरी जान लगा के मुक्के मारे। पास्ट लाइफ का सिर्फ एक ही गोल होता है, लेसन को समझना। लद्दाख में एंजल्स को लाइव देखा है अपनी आँखों के सामने। मुझे बहुत सारे मास्टर्स दिखे। मेरी एस्ट्रल बॉडी रिलीज़ हो गई, लेकिन मैं अभी भी मान नहीं रहा क्योंकि मेरे को आज भी एक मेमोरी याद है कि मेरे पेरेंट्स ना मेरे लात में रस्सी बाँध के रखते थे, क्योंकि क्या होता है फैमिलीज़ में बोल तो दिया जाता है कि हाँ, हाँ, आप लव मैरिज कर लो, कोई बात नहीं हम आपको सपोर्ट करेंगे। और जिस दिन आप रिलेशनशिप में आते हो, उसी दिन एटम बम फटता है कि नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आत्मा की यात्रा शो में। आत्मा की यात्रा एक ऐसा शो है जहां पर हम आपको मिलवाते हैं ऐसे लोगों से जिनकी जर्नी के थ्रू हम कुछ सीख सके, जो कि ध्यान से जुड़े हों, जिनकी सोल जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस तो आते हैं, लेकिन वो उन चैलेंजेस से कैसे ओवरकम करते हैं मेडिटेशन को अपने जीवन में अपनाते हुए। ऐसे ही एक मेडिटेटर आज भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि युवा है। यूथ होते हुए भी वो 8-9 सालों से ध्यान से जुड़े हैं। इनकी लाइफ में भी बहुत सारे स्ट्रगल्स आए। एक ऐसा टाइम भी आया जब इनके मन में सुसाइडल थॉट्स भी आए, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, ध्यान को अपनाया। ध्यान के माध्यम से न केवल अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म की, बल्कि लोगों की लाइफ भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और आज इस बात का एग्जाम्पल है कि अध्यात्म की कोई उम्र नहीं होती। हम किसी भी उम्र में अध्यात्म को अपना सकते हैं, और ना ही अध्यात्म को अपनाने के लिए हमें घर बार को छोड़ना होता है। हम मिडल पाथ पर रहते हुए भी स्पिरिचुअलिटी के पाथ को अपना सकते हैं। इनका नाम है आकाश सूरी जी, जो कि दिल्ली से है। बाय प्रोफेशन प्रोडक्ट डिज़ाइनर है, लेकिन साथ ही साथ ध्यान का प्रचार प्रसार भी करते हैं। तो चलिए सर का स्वागत करते हैं और उनकी जर्नी सुनते हैं। नमस्ते सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है आत्मा की यात्रा शो में। थैंक यू। सर, जैसे कि ये शो का नाम ही है आत्मा की यात्रा, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि आत्मा की यात्रा की जो शुरुआत है, यानी कि एक सोल की जो शुरुआत होती है, वो होती है किसी के घर में जन्म लेने से। यानी एक सोल जो है प्लान करके आती है, उसके पेरेंट्स कौन रहेंगे, सारे लेसन्स वो पहले से प्लान करके आती है। तो आपकी सोल ने क्या प्लानिंग की थी, कौन से पेरेंट्स आपकी सोल ने चूज़ किए, बिल्कुल स्टार्टिंग से जानना चाहते हैं। तो मेरा जन्म दिल्ली में हुआ था। मेरे फादर पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं और मेरी मदर हाउसवाइफ़। पहले वो टीचिंग करती थी स्कूल के अंदर, उन्होंने फिर ट्यूशन्स करा और फिर वो हाउसवाइफ़ बन गई। और मेरी एक छोटी बहन है। तो ये है छोटी-सी फैमिली जिसमें मेरा जन्म हुआ था। और जन्म होने के बाद आई थिंक 6th स्टैंडर्ड के अराउंड ये सबको दिखना शुरू हो गया था कि मैं पेंटिंग्स बहुत करता था और पेंटिंग से मुझे मज़ा भी बहुत आता था। तो जब मेरे पेरेंट्स ने देखा, मेरे आर्ट स्कूल के टीचर्स ने देखा कि पेंटिंग अच्छी करता है, तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट करा। और आई थिंक पेंटिंग्स और वो आर्ट ही था जहाँ से सब चीज़ शुरू हुई मेरे लिए। तो जब मैंने पेंटिंग्स करना धीरे-धीरे शुरू करा, कॉम्पिटिशन में जाना धीरे-धीरे शुरू करा और जीतना शुरू करा, तो मुझे भी मज़ा आने लग गया। एक छोटा बच्चा काफ़ी अवार्ड्स जीत रहा है, तो काफ़ी मज़ा आने लग गया और मैं और कॉम्पिटिशन्स में जाने लग गया। और मेरे पेरेंट्स को भी बहुत गर्व फ़ील होता था कि हमारा बच्चा जीत रहा है। और मिडिल क्लास होने से क्या होता है कि आपके दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि मिडिल क्लास से बाहर कैसे आ सकें। वो बाहर आने का तरीका मुझे धीरे-धीरे समझ आ रहा था कि शायद पेंटिंग ही है। कि पेंटिंग्स में जो मैं अवार्ड्स जीत रहा हूँ, जो कैश प्राइज़ेज़ आ रहे हैं, जो फ़ेम आ रहा है, नेम आ रहा है, शायद यही तरीका है मेरा बाहर निकलने का। जैसे-जैसे अवार्ड्स बढ़ते गए तो नेगेटिविटी भी बहुत बढ़ती गई। तो जैसे कि मैंने नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते। मैंने नेशनल चाइल्ड अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से जीता। शीला दीक्षित ने उस टाइम की जो सीएम थी, उन्होंने अवार्ड दिया। मैंने पोगो अमेजिंग किड्स अवार्ड जीता, वो आमिर खान से मिला। और ऐसे करके मैंने काफ़ी सेलिब्रिटी से मिला। मुझे एक सिंगापुर का ट्रिप भी मिला। उस टाइम पे एक नार्निया मूवी आई थी, जो फर्स्ट पार्ट है उसका। उसके थ्रू मैं एक कॉम्पिटिशन जीता और ऐसे करके मैंने काफ़ी सारे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन जीते और एग्ज़िबिशन्स के लिए भी मेरी पेंटिंग्स जगह-जगह जाती थी। तो जैसे-जैसे ये बढ़ता गया तो साथ-साथ नेगेटिविटी भी बढ़ती गई। स्कूल में बुली बहुत हुआ। लोगों ने बहुत परेशान किया, इवन टीचर्स ने भी बहुत परेशान किया।
और वो नेगेटिविटी बढ़ती ही गई। लेकिन मेरे घर में हमेशा से रिलीजियस एक फीलिंग थी और मुझे भी रिलीजियस उन्होंने बनाया था। तो हम मंदिर और गुरुद्वारे दोनों जगह हम लोग जाते थे। तो मैं धीरे-धीरे क्या हुआ कि जैसे अवार्ड जीतने लग गए तो उसका डर भी आने लग गया कि क्या मैं जीतता रहूँगा? क्या ये चलना चाहिए? तभी वो कुंडली और ये पंडित को दिखाना और ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं हर खानदान के अंदर। तो मेरी मम्मी ने भी दिखाना शुरू करा और मैंने सब चीज़ें फिर शुरू कर दी। मंत्र जाप करना, सुबह और मैं बहुत स्ट्रेट बच्चा था। मतलब सुबह उठूँगा, शिवलिंग पे जल, दूध कुछ चढ़ाऊँगा, उसके बाद ही खाना खाऊँगा। तो मैं स्ट्रेट ये करता था मैंने और इसके अंदर भी मैंने बहुत तपस्या करी, मैंने मंत्रों के जाप करे। हर दूसरे दिन मैं कथा करता था। इसके अंदर 2 चीज़ें थी, एक तो डर भी था, लेकिन एक क्यूरियोसिटी भी थी। क्योंकि धीरे-धीरे जब मैं भगवान के पास या समझ रहा था ये क्या हो रहा है, जब मैं चीज़ें पढ़ रहा था, तो मुझे क्यूरियोसिटी थी जानने की कि ये कौन है, क्या है? शिव भगवान, शिव कॉन्शियसनेस से मेरा बहुत ज़्यादा रिलेशन था स्टार्टिंग में। मतलब वहाँ से आई थिंक मेरी जर्नी शुरू हुई, क्योंकि मैं उन्हीं की पूजा सबसे ज़्यादा करता था। लेकिन जब भी मैं मूर्ति के आगे खड़ा होता था, तो मैं देखता था कि लोग आपस में बातें कर रहे हैं और पंडित जी या बाकी लोग क्या कहते थे कि मूर्ति में जान है, प्राण प्रतिष्ठा जिसे हम कहते हैं। तो मैं सोचता था कि यार सब लेडीज़, सब जेंट्स खड़े होकर भगवान के सामने घर की बातें क्यों कर रहे हैं? कौन किसके साथ भाग गया, कौन किसका पैसा खा गया, ये वो। सिर्फ़ मंदिर जाने के लिए मंदिर लोग क्यों नहीं जाते? तो ऐसी ऑब्ज़र्वेशन स्किल्स मेरी बचपन से ही बहुत ज़्यादा थी। जब मैं लोगों को देखता था और देख-देख के सीखता था, जो कि बाकी आगे भी मुझे स्पिरिचुअलिटी में बहुत हेल्प करा उस स्किल ने। तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे अंदर आने लग गए कि लेफ्ट हैंड से क्यों देना है, राइट हैंड से क्यों नहीं देना? ये दान इसी टाइम पे क्यों करना है, उसी टाइम पे क्यों नहीं करना? और लोगों के पास इसके आंसर्स होते नहीं थे, क्योंकि ये एक टेम्पलेट बना हुआ है कि अच्छा आप पे शनि भारी है, तो शनि भारी होने के लिए आपको काली चीज़ों का दान करना है। बट शनि भारी क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ कि शनि भारी हो गए? या शनि भगवान को मेरे से कोई दिक्कत है क्या? मैंने उनके साथ कुछ करा है? ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स किसी के पास नहीं होते थे। बट मैं ये क्वेश्चंस पूछता रहता था, कभी पंडित जी से, कभी पेरेंट्स से। धीरे-धीरे लाइफ आगे बढ़ रही थी। थोड़ा डिप्रेशन किक इन शुरू हो गया था मेरा करना, बिकॉज़ स्कूल में मैंने साइंस ले ली, क्योंकि सबको चाहिए था कि आर्टिस्ट बन के तो पैसे कमा नहीं पाएगा, इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग करनी है। तो मैंने वो ले ली। उसके बाद तो मेरी हालत ख़राब हो गई। क्यों? एक साइड पे प्रेशर बढ़ता गया इस चीज़ का कि इंजीनियरिंग करनी है, इसकी तैयारी करो, आईआईटी की तैयारी करो, एआईट्रिपल ई की तैयारी करो। और दूसरी साइड मेरा मन तो सिर्फ़ था कि मैं आर्ट करूँ और आर्ट ही में एमएफ हुसैन बन जाऊँ, तो बस मेरे लिए तो ज़िंदगी पूरी हो जाती। तो यूनिवर्स का प्ले ऐसा कुछ हुआ कि जब-जब कुछ ना कुछ एग्ज़ाम थे, आईआईटी का था, एआईट्रिपल का था, मैं किसी आर्ट कैंप में था। मेरा सिलेक्शन हो रखा था और मैं किसी स्टेट आर्ट कैंप में बैठा हूँ, किसी इंटरनेशनल आर्ट कैंप में। तो हमेशा मेरे टेस्ट मैं दे ही नहीं पाया। वो डेट्स आई और चली गई। तो मेरे पेरेंट्स भी थोड़ा उन्होंने हाथ जोड़ दिए कि अब पता नहीं क्या होगा इसका। लेकिन क्योंकि मैं एग्ज़िबिशन्स बहुत करता था, काफ़ी लोग मुझे दिल्ली में जानते थे उस टाइम पे आर्ट सीन में। तो लोगों ने मुझे बुलाया और पूछा मेरे पेरेंट्स को कि आगे का क्या सीन है, आगे क्या कराना है बच्चे को? तो उन्होंने बोला जी इसको प्राइवेट किसी कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए भेज देंगे। तो काफ़ी डाँट खाई मेरे पेरेंट्स ने उन लोगों से, बिकॉज़ वो सीनियर आर्टिस्ट थे और उन्होंने बोला इसके टैलेंट बहुत अच्छा है, इसको आर्ट कॉलेज में डालो। और बस वो एक दिन मुझे पता चला कि आर्ट में भी एडवर्टाइज़िंग होती है, विजुअल कम्युनिकेशन होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर मैं एक्चुअली आर्ट करके पैसे कमा सकता हूँ, जो मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी। लेकिन उसके अंदर भी एक चैलेंज था। चैलेंज क्या था कि हर कॉलेज के फॉर्म्स भर के ख़त्म हो गए थे और मुझे पता भी नहीं था मुझे करना क्या एग्ज़ैक्टली, एडवर्टाइज़िंग क्या होती है मुझे नहीं पता था। तो बट किसी ने बोला कि एडवर्टाइज़िंग ही कर लो। तो मैंने लास्ट कॉलेज कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली, जो कि प्रगति मैदान पे है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वहाँ पे मैं गया। मैंने आखिरी फॉर्म उठाया और मुझे अभी भी याद है, रिसेप्शनिस्ट ने बोला तेरे जैसे बहुत आएँगे, इसको फ़ोटोस्टेट करा के लेके जा। ये आखिरी फॉर्म ऐसे मत लेके जा। और मैंने वो फॉर्म भरा, एंट्रेंस टेस्ट हुआ और मेरा एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के बाद मुझे समझ आया कि लोग 2-2, 3-3, 5-5 साल से उस कॉलेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि यूनिवर्स ने आपके लिए स्टेपिंग स्टोन्स रखे हैं, आपको सरेंडर करना है और आपको बस चलते जाना है। तो मेरा प्रिपरेशन तो वो 300-400 अवार्ड्स के कॉम्पिटिशन्स में ही हो गया था, जो लोग 5 साल से कर रहे थे। मैं 2 घंटे में बड़ी से बड़ी पेंटिंग बना सकता था, अलग-अलग मटेरियल से बना सकता था, जो लोगों के लिए अलग ट्यूशन लोग ले रहे थे। तो ऐसे करके कुछ मेरी जर्नी शुरुआत हुई, जिसके अंदर भगवान का रोल, डिप्रेशन का रोल, फैमिली का रोल, करियर का रोल आया। जी, तो जैसे आपने बोला कि आप डिप्रेशन में चले गए थे, तो जैसे जब ये एडमिशन हुआ आपका कॉलेज का, उस टाइम पर भी ऐसी सिचुएशन थी या डिप्रेशन से आप बाहर आ चुके थे? ये डिप्रेशन एक्चुअली स्कूल के टाइम पे ही बढ़ गया था। तो कॉलेज में मैं एंटर कर रहा हूँ तो डिप्रेशन लेके एंटर कर रहा हूँ
और डिप्रेशन भी लेके एंटर कर रहा हूँ। और एक और चीज़ हो गई थी मेरे साथ कि स्कूल तक 10th स्टैंडर्ड तक तो मैंने बहुत अवार्ड जीते, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अवार्ड्स जीतने मेरे बंद भी हो गए। और जब वो बंद हो गए तो वो एक अकेली चीज़ थी मेरे लिए जो मुझे सपोर्ट दे रही थी लाइफ में, क्योंकि बाकी हर जगह नेगेटिविटी थी, कोई दोस्त नहीं था, कोई साथ देने के लिए नहीं था, कोई समझने के लिए नहीं था। तो मुझे लगा अब क्या करूँ? क्योंकि मैं तो सारी पूजा कर रहा हूँ जो मेरे को बोली गई है, मैं सारे दान कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी भी एक हैवीनेस होती है। आप सुबह रोज़ 5-6 बजे उठ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर एक फ़ियर है, एक एक्सपेक्टेशन है कि हे भगवान मेरे लिए ना चीज़ें सही होती रहें। और अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई सही होनी, कॉम्पिटिशन हारना शुरू कर दिया मैंने। तो मेरे को बहुत सारे सवाल आने शुरू हो गए कि क्यों हो रहा है ऐसा? लेकिन पेरेंट्स ने बोला नहीं, नहीं बस करते रहो, करते रहो। बट मुझे लगा नहीं, अभी मुझे ढूँढना है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा माइंड हमेशा से साइंटिफिक बेंट था। मैं जानना चाहता था चीज़ें, और मुझे हमेशा से विश्वास था कि जो आँखों से दुनिया दिख रही है, उसके अलावा भी दुनिया है। तो जब मैं रिलीजियस था तब भी मेरे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते थे, एंजल्स के, हायर सेल्फ के, मास्टर्स के। बट उस टाइम पे सिर्फ़ एक ही लगता था, भगवान बात कर रहे हैं। क्योंकि साइंस नहीं पता थी, मेटाफिज़िक्स नहीं पता थी, जो पीएसएसएम में आने के बाद पता चली। तो तब लगता था सिर्फ़ भगवान बात कर रहे हैं, भगवान ने मेरे को आंसर भेज दिया बस, यही है। बाद में पता चला कि अच्छा एंजल्स क्या होते हैं, गार्डियन एंजल्स क्या होते हैं, मास्टर्स अलग होते हैं, इनके अंदर भी हायरार्कीज़ हैं, कौन कैसी हेल्प करता है। तो डिप्रेशन बहुत हाई था स्कूल में मेरा, और स्कूल से डिप्रेशन में कॉलेज में भी लेके गया। एक ऐसा टाइम भी आ गया था कि मैं सुसाइडल भी हो गया था एक टाइम में, स्कूल के टाइम पर ही। और मुझे लगा कि कहीं से कुछ आंसर्स तो मिल नहीं रहे, किसी के पास आंसर्स है नहीं, ना मुझे मेरे करियर का पता, ना मुझे मेरी प्राइवेट लाइफ का पता क्या होना है आगे। तो इससे बेहतर है कि मैं अपनी जान ले लूँ, अपने आप को मुक्त कर दूँ इन सब चीज़ों से। तो वो स्टेज भी मेरे पास आ गया था, और मैं काफ़ी ज़्यादा रिबेलियस हो गया था घर में भी, कि मैंने पूजा पाठ बंद कर दिया था कि जब आंसर्स ही नहीं है तो मुझे नहीं करनी, या मैं सवाल पूछने लग गया था। लेकिन कहीं न कहीं क्यूरियोसिटी अभी भी ज़िंदा थी। तो उसके चक्कर में मैं बहुत सारे गुरु से, ऑर्गनाइज़ेशन से मिलता रहता था। कोई बोलता था हमारे गुप्त गुरु हैं, बट वो तुमसे मिल लेंगे। तो मुझे कहीं न कहीं ना एक आस लगी रहती थी कि शायद अगर ऐसा कुछ हो रहे हैं, कुछ मेरे से कोई लोग मेरे से मिल रहे हैं जो गुरु लेवल पे हैं, तो शायद मुझे आंसर्स मिल जाएँ। तो ऐसे मेरे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए जहाँ पर मैंने एक गुरुजी की पेंटिंग को भी ठीक किया, जिस पेंटिंग को किसी को हाथ लगाना अलाउड नहीं था, और मैं उस सोसाइटी से भी नहीं था। लेकिन मेरे एक फ्रेंड है थे, उनके थ्रू मेरे को बुलाया गया, और जो उस टाइम के उनके गुरु थे, उन्होंने बोला कि हाँ, यही करेगा ये पेंटिंग, और किसी को नहीं बुलाना, और किसी को अलाउड भी नहीं है वो टच करना पेंटिंग को भी। और मैंने वो पेपर टच किया, और वो काफ़ी पुरानी पेंटिंग है, वो काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पुरानी पेंटिंग है, जो किसी को ध्यान में आई थी, और उन्होंने गुरु का फॉर्म बनाया था। तो जब ये एक्सपीरियंसेस मेरे साथ होते थे ना, तो मुझे लगता था कि यार ठीक है, डिप्रेशन है, बट ये भी तो हो रही है चीज़ें, तो शायद मुझे आंसर्स मिल जाएँ। तो मैं आर्ट ऑफ लिविंग भी गया, तो मैं हर गुरु के पास गया, हर ऑर्गनाइज़ेशन के पास गया आंसर ढूँढने के लिए, पर मुझे कहीं भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मुझे आंसर्स मिल गए हैं। चीज़ें पता चली थोड़ी बहुत, बट कहीं भी ऐसा दिल नहीं लगा कि यार ये जगह है, या ये गुरु है जहाँ से मुझे चीज़ें पता चलेंगी। जी, वो जिसे इंट्यूशन कहते हैं वो नहीं आई। हाँ, इंट्यूशन भी नहीं आई, और सैटिस्फैक्शन नहीं आई सबसे बड़ी बात। क्योंकि मैं खुद पढ़ता बहुत था, तो मैं मेरा खुद का इंटेलेक्चुअल लेवल इतना था कि अगर मुझे कोई थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करके चीज़ें बता रहा है, तो मुझे समझ आ गया कि ये सत्य नहीं है। जैसे इंट्यूशन है, अगर मैं किसी से पूछूँ कि इंट्यूशन ही क्या है साइंटिफिक टर्म में, तो अब लोग नहीं बता पाएँगे, लोग थोड़ा फिलॉसफिकली बताएँगे कि आपके अंतर्मन की आवाज़ है। लेकिन अंतर्मन क्या है फिर? वहाँ कैसे आवाज़ आ रही है? कौन दे रहा है आवाज़? और कौन सुन रहा है? तो ये सब चीज़ें जो मुझे क्लैरिटी आई ये पीएसएसएम में आने के बाद, पत्रिजी से मिलने के बाद, और मेरी मेंटर मास्टर पल्लवी से मिलने के बाद आई। डिप्रेशन मेरा था ही, कंटिन्यूअस था, कॉलेज तक गया। कॉलेज में बस मैंने फिर ठान ली कि चलो, आई थिंक लाइफ ऐसी ही है, ख़त्म करनी है तो एक दिन ख़त्म कर दूँगा, मेरे हाथ में है। जब तक ख़त्म नहीं करता तब तक थोड़ा बहुत गाड़ी को चलाते रहते हैं, खिसकाते रहते हैं आगे-आगे। तो कॉलेज में मुझे कोई पसंद था, तो कॉलेज में पसंद उसके फ्रेंड के पास गया मैं, और उसके फ्रेंड के साथ मैं बात करना शुरू करा उसके बारे में, बट वो बात हो गई ध्यान के बारे में शुरू, और वो बंदा ध्यान करता था, और उसने मुझे ध्यान के बारे में बताया, क्योंकि मैं सबके पास जाता था, सुनता था, तो मैंने उसकी भी सुन ली। कहता ध्यान ऐसे-ऐसे होता है, और मुझे लगता है तू ध्यान कर लेगा, तू करके देख। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे बताओ कहाँ से ध्यान करना है। तो दिल्ली में सफदरजंग एन्क्लेव में पिरामिड सेंटर, जहाँ पहली बार मैं गया, मैं ध्यान में बैठा, और मेरे को बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ कि कोई पैसे नहीं लिए, कोई क्लोथ्स का कुछ ऐसा नहीं कि ऐसे कपड़े पहन के आने हैं, कोई टाइम का नहीं कि सुबह 5 बजे आना है, रात को 10 बजे आना है।
और ध्यान सिखाने की विधि भी बहुत सिंपल। कोई ऐसा इनिशिएशन नहीं कि कोई देगा आपको तो आप सीखेंगे। उसने मुझे 5 मिनट बताया और मैंने कहा बस यही ध्यान है? कह रहा हाँ यही है। और मैं बैठ गया ध्यान में। पहली सीटिंग मेरी 40 मिनट की कुछ हुई और उस 40 मिनट की सीटिंग में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए, मुझे बहुत सारे मास्टर्स दिखे। मेरी एस्ट्रल बॉडी रिलीज़ हो गई और मेरी एस्ट्रल बॉडी पूरी ऊपर जाके चीज़ें देख रही है, सब्जेक्ट एनक्लेव पूरा देख रही है। लेकिन मैं अभी भी मान नहीं रहा क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि सारे एक्सपीरियंसेस, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं इमेजिन कर सकता हूँ बहुत अच्छे से। तो ये इमेजिनेशन हो सकती है मेरी, ठीक है? मेरे को काली माँ दिख रही हैं, मुझे बहुत सारे मास्टर्स दिख रहे हैं बिल्कुल सामने एकदम। और मैं कह नहीं, नहीं ये सब बेकार है, कंटिन्यू करते हैं, ध्यान करते हैं, बट ये सब चीज़ें बेकार हैं। फिर एंड में मुझे एक इंसान मेरे पास आते हुए दिखे और उनकी दाढ़ी थी, वो बूढ़े से थे और वहाँ मेरे को थोड़ा-सा अजीब लगना शुरू हुआ कि इमेजिनेशन आप वही कर सकते हो जो आपने देख रखा हो। हाँ जी। हम सबने गणेशा को देखा है, अलग-अलग फॉर्म्स देखे हैं, तो हम गणेशा को इमेजिन कर सकते हैं। बट ये तो कोई ऐसी फिगर थी जिनको मैंने आज तक देखा ही नहीं है, ये कौन है जो आ रही है मेरे, तो मेरे को थोड़ा डर लगा और वो मेरे करीब आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं और करीब आके वो मेरी तरफ स्mirk करे, एक हँसे, थोड़े ऐसे कि उस हँसी में उन्होंने टेलीपैथिकली बता दिया कि मुझे तेरे बारे में सब पता है। और मैं डर गया। मैं कहा ये कौन है जिनको मेरे बारे में सब पता है? डरा इसलिए कि इसका मतलब अभी तक जो मैं देख रहा था क्या वो सब सच है? इसलिए डरा। और दूसरा एक्साइटमेंट इसलिए कि फाइनली किसी को मेरे बारे में सब कुछ पता है, तो हो सकता है इनके पास मेरे सारे आंसर्स हों। मैंने आँखें खोली, मैंने अपने दोस्त को बताया कि ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंस हुआ है। उसने बोला ये एस्ट्रल बॉडी होती है, तेरी थर्ड आई खुली है, तूने मास्टर्स देखे हैं एक्सेट्रा। मैंने क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि मैं हमेशा से बिलीव रखता था कि जो दिख रहा है 2 आँखों से उससे बाहर भी दुनिया है। तो मुझे लगा ठीक है ये वही शायद दुनिया है। फिर एंड में मैंने बोला यार मुझे ना एक बूढ़े से आदमी दिखे हैं दाढ़ी वाले, तो वो भाग के गया और ध्यान जगत मैगज़ीन लेके आया। उसके कवर पे उनका फ़ोटो था, वो थे पत्री जी। और वहाँ मैं सरप्राइज़ हो गया कि जिनको मैंने आज तक देखा नहीं, इसका मतलब सच्ची में थर्ड आई होती है। वो सबकी होती है और सबकी खुल भी सकती है। तो वहाँ से मेरे को समझ आया कि अच्छा यही जगह है, यही है जो मेरे गुरु हैं और मुझे इनसे मिलना है। बट सर, जैसे आपने फर्स्ट टाइम मेडिटेशन किया, वो पहली ही बार था जिस टाइम पे आपको इतनी सारी चीज़ें दिखी, मास्टर्स दिखे, पत्री सर दिखे, तो पहली बार में ही आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, थर्ड आई ओपन हो गई। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम इतना इतना ध्यान करते हैं, इतने इतने घंटे ध्यान करते हैं, तब भी उनको ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं होते। तो ये आपको फर्स्ट टाइम में ही हो गया है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। एक तो होता है कि सोल ने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी ले रखे हैं, तो इस जन्म में वो ये तय करके आता है कि मुझे थर्ड आई एक्सपीरियंसेस नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने थर्ड आई को अच्छे से यूज़ कर लिया, अच्छे से देख लिया, अच्छे से वो जो एबिलिटी है उस पे काम कर लिया है, तो इसलिए वो लेके नहीं आते। लेकिन लोग क्या होता है कि हम एक फ़िज़िकल वर्ल्ड में रह रहे हैं, फ़िज़िकल वर्ल्ड में हमें किसी की गाड़ी दिखती है, किसी का मकान दिखता है, ऐसे स्पिरिचुअली सबके एक्सपीरियंसेस दिखते हैं और एक्सपीरियंसेस देख के लगता है यार जैसे ये मकान मेरे पास क्यों नहीं है? 3 बीएचके से 5 बीएचके क्यों नहीं है? ऐसे लगता है यार ये वाला एक्सपीरियंसेस मेरे पास क्यों नहीं है? जो कि बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छी क्यूरियोसिटी है। लेकिन जब आप अपना सोल प्लान जानना शुरू करेंगे या अपनी फैकल्टीज़ को समझना शुरू करेंगे या ये समझना शुरू करेंगे कि इनर वर्क बहुत ज़रूरी है करना, उस समय आपको समझ आएगा कि ये एक्सपीरियंस आपको आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, पहली चीज़। सेकंड चीज़, ध्यान में बैठने के बाद सबका एक एक्सपीरियंस तो होता ही है, लेकिन लोग उस एक्सपीरियंस को देख नहीं पाते। वो क्या है? पीस का, शांति का, कि हमें वो बहुत शांत फ़ील हो रहा है। पतंजलि ने भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बताए कि सर भारी हो रहा है लोगों का, बॉडी में दर्द हो रही है। ये भी एक्सपीरियंसेस ही हैं, लेकिन लोगों को लगता है नहीं, कुछ स्वरूप दिखना चाहिए भगवान का तभी एक्सपीरियंस है। तो आई थिंक वो जो एक जजमेंट है, जो एक कहीं न कहीं अहंकार से भी आती है कि मुझे क्यों नहीं दिखा, इसे दिख गया। वो सब चीज़ें हमें छोड़नी चाहिए। हाँ, हमें क्यूरियोसिटी, डिज़ायर ज़रूर रखनी चाहिए कि मैंने मल्टी डायमेंशनल सेल्फ का एक्सपीरियंस किसी का सुना, क्या मेरी भी मल्टी डायमेंशनल बॉडी है? ये क्यूरियोसिटी रख कर उसे छोड़ देना चाहिए। उससे जितना चिपकेंगे, अहंकार और बढ़ेगा और कंपैरिज़न और बढ़ेगा। उससे क्या होगा कि एक्सपीरियंस आना भी होगा, तब भी नहीं आएगा। यानी कि सरेंडर करके, मतलब ध्यान को ध्यान के लिए करना है, कोई ध्यान को ध्यान विश के नहीं लिए। रखनी है। करेक्ट। जी, तो सर आगे आपकी जर्नी में ही बढ़ते हैं। तो जैसे फर्स्ट टाइम आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, तो आगे अपनी ध्यान की जर्नी को कंटिन्यू करा, तो फिर उसके बाद जैसे आप डिप्रेशन में थे, धीरे-धीरे आप उससे बाहर आना शुरू हुए? डिप्रेशन से धीरे-धीरे ऐसे बाहर तो नहीं आया, डिप्रेशन कंटिन्यू हुआ मेरा। सुसाइडल वाले जो टेंडेंसीज़ थी वो भी कंटिन्यू हुई, क्योंकि एक साइड लाइफ़ कुछ एक्साइटिंग दिखा रही है, बट मुझे अभी भी जवाब नहीं मिले मेरे क्वेश्चंस के। मैं क्यों हारना
ऐसे शुरू हुआ मेरी ज़िंदगी में? क्यों कॉम्पिटिशन, क्यों आर्ट आई, क्यों ऐसे पेरेंट्स आए, क्यों मैं मिडिल क्लास में ही पैदा हुआ? मैं भी तो कहीं बड़े घर में पैदा हो सकता था, बड़े पेरेंट्स हो सकते थे। मैं सिर्फ़ कैनवस उठाता, पेंटिंग करता और अपनी लाइफ़ जीता। तो ये सब क्यों हुआ? इतना मुझे मेहनत क्यों करनी पड़ रही है ज़िंदगी में? तो ये सब के मेरे को जवाब मिले नहीं एकदम से, क्योंकि अभी शुरू करा ध्यान करना। अभी तो चीज़ें धीरे-धीरे हो रही हैं। बट इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई कि जिस दिन मैंने ध्यान करा, उसी दिन मेरे को उस दोस्त ने बताया कि उसकी एक मेंटर है, एक सीनियर पिरामिड मास्टर है और मैं ध्यान थोड़ा और करूँगा ना और अच्छे थोड़े एक्सपीरियंसेस गेन करूँगा तो वो मिलाने लेके चलेगा उनसे। तो मुझे लगा वाह! ये अलग सोसाइटी, अलग ही एक दुनिया है जो मेरे लिए खुल रही है। ठीक है, मैं ध्यान तो रोज़ करूँगा लेकिन मुझे बहुत मन है इनसे मिलने का जो तू बता रहा है। तो उसको उसी शाम को उन्होंने कॉल किया, वो सीनियर पिरामिड मास्टर ने, और उन्होंने उसे बोला कि आज तेरे साथ एक लड़का आया था जिसने ध्यान करा तेरे साथ, उसको मेरे पास कल ही लेके आ। तो वो भी सरप्राइज़ हो गया कि इनको कैसे पता चला कि कोई मेरे साथ आके ध्यान करा है, और मैं भी सरप्राइज़ हो गया कि इनको अगर ये पता चल गया कि मैंने ध्यान करा है, इसका मतलब इनके पास भी बहुत सारे जवाब मेरे पास होंगे। हम हफ़्ते 2 हफ़्ते के बाद गए और वो हफ़्ते 2 हफ़्ते के अंदर मेरे एक्सपीरियंसेस ध्यान में और बढ़ते गए। मेरी एनर्जीज़ और बढ़ती गई और घर में क्या हुआ, नेगेटिविटी फिर से शुरू हो गई। मैं घर में ध्यान करता था तो कुछ लोग थे आस-पास, नेबर्स थे, कुछ लोग पंडित लोग थे, वो बोलते थे अगर ये ध्यान करेगा तो ये सब कुछ छोड़-छाड़ के हिमालय चला जाएगा। तो इसको आप ध्यान करने से रोको। तो मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, उन्होंने बोला ध्यान बैन है घर में। बट मुझे लगा था कि यार मुझे अपनी आवाज़ ढूँढनी है, मुझे अपने लिए खड़ा होना है, मुझे अपने आप को जानना है और आप लोगों के पास इसके जवाब नहीं है, तो मेरे को अपने लिए अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। तो मैं वॉशरूम में बैठ के 2-2 घंटे लॉक करके ध्यान करता था। सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मुझे ध्यान करना है, अब जिसको जो करना है कर ले। क्योंकि मैं अब रिबेलियस हो गया था। पहले मैं एक स्ट्रेट किड था। 5 बजे उठा, शिवलिंग पे जल चढ़ाया, तो खाना खाया, पेरेंट्स से बोला खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, पेरेंट्स ने बोला बैठ जाओ, बैठ जाओ। वही दुनिया देखी थी मैंने। मेरे को ये वाली दुनिया पता ही नहीं थी कि आकाश है कौन? मैं तो अपने पेरेंट्स, सोसाइटी, किसी ने बोला इंजीनियर बन जाओ, बन गए, किसी ने बोला एडवर्टाइज़िंग कर लो, कर लिया। आकाश कौन है? उसको क्या चाहिए? क्यों आया वो? वो सारे सवालों के जवाब मैंने ढूँढने शुरू करे और मैंने कहा ध्यान तो मैं बंद नहीं करूँगा। आप चाहे मार लो, चाहे घर से बाहर निकाल दो, क्योंकि यही रास्ता मुझे दिख रहा है जो सही रास्ता है। तो उसके लिए मैंने काफ़ी घर पे फ़ाइट करी और यही करा कि जहाँ पे टाइम मिला, जैसे मंदिर में भी बैठ के मैं ध्यान ही कर रहा हूँ और मेरे पेरेंट्स डाँट रहे हैं, "क्या कर रहा है?" मैंने कहा, "म मंत्र जाप कर रहा हूँ आँखें बंद करके।" तो आई थिंक जिसको जो करना होता है ना, वो फिर तरीके निकाल ही लेता है करने के। तो वो सब कुछ हुआ। मेरे एक्सपीरियंसेस और बढ़ गए, मुझे पत्री जी हर जगह दिखने शुरू हो गए और मेरे को लगा या तो मैं पागल हो रहा हूँ या तो सच्ची में एक्सपीरियंसेस हैं। मुझे बहुत सारे मास्टर्स एस्ट्रल बॉडी में हवा में दिखने शुरू हो गए। बहुत सारी एंटिटीज़ दिखनी शुरू हो गई कि जो नेगेटिव है, पॉज़िटिव है, मुझे नहीं पता, बस दिखनी शुरू हो गई बहुत सारी चीज़ें। और मुझे मेरे कुंडलिनी जो अवेकनिंग थी, वो होनी शुरू हो गई। तो वो समझ आती थी, दिखती थी, बट पता नहीं था एग्ज़ैक्टली हो क्या रहा है। तो जब हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद मैं सीनियर पिरामिड मास्टर से मिला, जो आज भी मेरी मेंटर हैं, मास्टर पल्लवी, उनके घर गया, तो मैं क्यूरियोसिटी माइंड लेके ही गया और टेस्ट लेने ही गया कि इनके पास भी असली नॉलेज है या ये भी मेरे को कहीं पागल ना बना दें। तो जब मैंने उनके पास बैठा, मैं देख रहा अपनी बॉडी को कि मेरे अंदर एनर्जीज़ कैसे ट्रैवल कर रही हैं। जब मैं उनके पास बैठा, मेरी आधी बॉडी गर्म थी, आधी बॉडी ठंडी थी। एक लात मेरी पूरी गर्म थी, एक लात पूरी ठंडी थी। तो मेरे को समझ नहीं आया कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। फिर उन्होंने बोला चलो ध्यान करते हैं और अपने सवाल पूछो जो तुम्हारे पास हैं। तो मैंने सवाल पूछे, उसके मुझे जवाब मिले। तो कहीं न कहीं मुझे थोड़ी-थोड़ी शांति मिलनी शुरू हुई कि अच्छा, मेरे सवालों के जवाब किसी के पास तो हैं। फिर मैं बोला ध्यान करते हैं। मैं ध्यान करा, उनके घर में भी मुझे पत्री जी दिख रहे हैं। तो मैं आँखें खोला और मैं पत्री जी से अभी तक मिला नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं देखा उन्हें। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे को पत्री जी हर जगह क्यों दिख रहे हैं? कौन है ये? मैं कौन लगता हूँ इनका? क्या लगते हैं मेरे जो मुझे हर जगह दिख रहे हैं? तो उन्होंने बोला मुझे अभी ध्यान में आया है कि तुमने उनके साथ एक पास्ट लाइफ़ शेयर करी है। तुम उनके डिसाइपल रह चुके हो पहले, जब वो आदि शंकराचार्य थे। तो पत्री जी की जो एक पास्ट लाइफ़ है वो आदि शंकराचार्य की है। उनके साथ में उनके ग्रुप में था मैं। तो अभी ही इज़ वेरी हैप्पी दैट यू हैव कम बैक एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी है, मैं जानता हूँ उन्हें। ऐसी फीलिंग होती है ना किसी से मिलने से पहले कि आप जानते हैं इन्हें, वही फीलिंग थी सर को देखने से पहले। तो ऐसे करके मेरा इंट्रोडक्शन मेरी मेंटर से और सर से और गहरा होता गया।
जी। सर, जैसे अभी आपने बीच में ये बताया था कि जैसे ध्यान करना शुरू किया तो आस-पास के लोगों को लगा ये सब कुछ छोड़ के सन्यास लेके हिमालयज़ पे चला जाएगा। ये जो मिथ है, ये जो प्रॉब्लम है आज के टाइम पर मुझे लगता है हर फैमिली में है। सभी को डर लगता है कि बेटा या बेटी जो है अगर बच्चे ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएँगे, मेडिटेशन करेंगे तो कहीं वो घर-बार छोड़ के इसी में ना चले जाएँ, क्योंकि हर माँ-बाप ये चाहते हैं कि बच्चे सक्सेसफुल हों। वो आउटर सक्सेस के पीछे भागते हैं कि अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा बिज़नेस हो, अच्छा पैसा हो। तो ये जो मिथ है, पेरेंट्स का भी तोड़े और कैसे जो यूथ है, उसके लिए स्पिरिचुअलिटी कितनी ज़रूरी है आज के समय पर? देखिए, पहले मुझे भी लगता था कि अगर मैं ध्यान करूँगा या पूजा-पाठ और करूँगा, क्योंकि मैं मंदिर का छोटा पंडित बन गया था, इतनी पाठ करके, मंत्र जाप करके, इतनी पूजा करके, तो मुझे भी लगता था हो सकता है एक दिन मैं भी छोड़ के, लेकिन मुझे लगता था जाऊँगा कहाँ? मुझे फैसिलिटीज़ चाहिए, मैं पहाड़ों में जाके नहीं सो रहा, पत्थर के ऊपर नहीं सो सकता मैं। तो मुझे लगता था कहाँ जाऊँगा? लेकिन मुझे फीलिंग तो आती थी कि यार शायद ये सब बेकार है, छोड़ देना चाहिए। इसकी क्लैरिटी पत्री जी ने दी। पीएसएसएम में आने के बाद इसकी क्लैरिटी आई कि मिडल पाथ अपनाना है। इस बार इस युग में बुद्धा घर से छोड़ के बाहर नहीं जाएँगे। बुद्ध घर में रहेंगे और सभी बुद्ध बनेंगे और घर में रह के ध्यान करेंगे। तभी उन्होंने आनापानासति को शेयर किया पूरी दुनिया के साथ, अपने रिसर्च करके, एक्सपीरियंसेस करके कि आनापानासति ऐसी ध्यान है जो आप कहीं पे भी, कभी भी कर सकते हैं, राइट? इसके अंदर आपको कोई किसी पंडित को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं किसी से, कोई भी कहीं भी शुरू कर सकता है। चाहे वो कोई भी टाइटल हो, कितने भी पैसे हों, ना हो, कहीं किसी को दान देने की ज़रूरत नहीं है। जब मुझे ये समझ आया कि मैं घर में बैठ के ही ये सब एन्जॉय करके लाइफ फैसिलिटीज़ एन्जॉय करके मैं बुद्ध बन सकता हूँ, तब मुझे लगा कि हाँ, यही सही रास्ता है कि मेरे को नहीं छोड़ना, लेकिन मुझे बुद्धत्व भी चाहिए। तो आई थिंक वही सबको अपनाना चाहिए। वही जो है पीएसएसएम का जो एक गोल है कि आप घर में बैठ के सभी लोग लड़ाई भी करें, झगड़े भी करें, खाना भी खाएँ, मस्ती भी करें, लेकिन सब मिलके ध्यान भी करें। जी, और पत्री सर ने खुद ही इस बात को चूज़ किया। उनकी खुद की 2 बेटियाँ हैं, उनकी जो वाइफ़ है वो भी ध्यान के मार्ग पर है और आज वो उसे अच्छे से प्रमोट भी कर रहे हैं। राइट। तो सर, आपकी जो आगे की जर्नी है उस पर ही वापस आएँगे। जैसे पत्री सर की हम बात कर रहे हैं और पत्री सर आपको एस्ट्रली मिल भी रहे थे, आपकी मुलाकात उनसे हो रही थी एस्ट्रली। तो फिर फ़िज़िकली आपकी पहली मुलाकात पत्री सर से कब हुई? फिज़िकली मेरी मुलाकात पत्री जी से सफदरजंग एन्क्लेव वो पिरामिड सेंटर पर ही हुई थी। मेरे उस टाइम पे क्या था, इंट्यूशंस हाइटेंड थी, साइकिक एनर्जीज़ हाइटेंड थी, एक्सपीरियंसेस बहुत हाइटेंड थे। तो तब तक तो मैं अपनी मेंटर से ही बात करता रहा। उन्होंने मुझे एक बुक दी मिलर एप्पा की, जिनके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं नॉलेज थी। बट मैं किसी एक डार्क फेज़ से निकल रहा था। किसी ने डार्क एंटिटीज़ के फेज़ से निकल रहा था। कुछ एंटिटीज़ थी जिनके साथ मैं एक्सपीरियंस कर रहा था कि किसी ने कुछ भेजा है। जैसे हम बोलते हैं ना, नज़र लग गई है या फिर कोई काला जादू और ये सब चीज़ें जो होती हैं। तो ये अपने लेवल पे कहीं न कहीं हर चीज़ सत्य होती है, लेकिन ये परम सत्य नहीं है। ठीक है? तो ये इसका इफ़ेक्ट आपको कहीं न कहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो भी साइंस है। मेरी एनर्जी अच्छी है, बुरी है, मैं किसी के बारे में अच्छा सोचूँगा, बुरा सोचूँगा, वो एनर्जी वहाँ जाके इफ़ेक्ट करेगी। वो साइंस है। लेकिन ये परम सत्य नहीं है। परम सत्य क्या है कि मैं भी बुद्ध हूँ, आप भी बुद्ध हो और सब बुद्ध हैं। और जो आज बुद्ध हुआ है, वो कल जाके बुद्धा बनेगा ही बनेगा। यही सत्य है। तो उन्होंने मुझे बुक दी, मैंने बुक पढ़ी और देखा कि जो मिलारेप्पा की लाइफ़ है, वो एग्ज़ैक्टली मेरी लाइफ़ की तरह है। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखी, बट वो उठ के इतने बड़े सेंट बने। तो मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन तब तक आती रही जब तक मैं सर से नहीं मिला। सर से मिलने से पहले मुझे एक इंट्यूशन थी बहुत क्लियर कि सर मेरे से बात नहीं करेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता ये इंट्यूशन क्यों है और क्यों नहीं बात करेंगे, मैंने तो कुछ करा ही नहीं ऐसा, मैं तो पहली बार मिलने जा रहा हूँ। लेकिन एग्ज़ैक्टली वैसा ही हुआ। हाँ, सर एंटर करे, गेट के पास 4 लोग खड़े थे, मैं भी लाइन में जाके खड़ा हो गया और सर को देख कर आप कह नहीं सकते थे कि ये गुरु हैं। क्योंकि वो हमारे साथ साथ में ज़मीन पे बैठ के खाना खाते थे। वो किचन में जाके सबके लिए खाना बना रहे हैं। मतलब कोई अगर रैंडम थर्ड पर्सन आ जाए उस सिटिंग में और देखे कि यहाँ पे किसके साथ सब बैठे हैं, तो कोई बता नहीं सकता कि ये हैं। क्योंकि वो इतने डाउन टू अर्थ, इतने अप्रोचेबल, आप उनके साथ बैठ के कुछ भी बात कर सकते हो। जो मेरे लिए बहुत नया था, क्योंकि मैं जितनी भी ऑर्गेनाइज़ेशंस में गया, देखा, उसमें क्या है, लाइन लग रही है, वीआईपी नेचर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप ऐसे डायरेक्टली नहीं मिल सकते, डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। बट इधर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उन 4 लोगों में मैं आखिरी में खड़ा था। सर एंटर हुए। सर उस साल मौन में थे। पूरे साल सर मौन में थे, साइलेंस में थे, वो बात नहीं कर रहे थे। एंटर हुए, उन्होंने फर्स्ट बंदे को ग्रीट करा, कंधे पे हाथ रखा। सेकंड को ग्रीट करा, कंधे पे हाथ, थर्ड पे, और मैं मेरी धड़कन बढ़ रही है कि अब क्या होगा, और मेरी तरफ आए और ऐसे मुँह करके चले गए।
और मुझे लगा वही हुआ जो मेरे को इंट्यूशन आई थी कि सर मुझे नहीं पूछेंगे, और सर ने नहीं पूछा। मेरा दिल बैठ गया और मुझे लगा कि क्या मैं यहाँ पे गलत आ गया हूँ? क्या मैंने गलत इन्हें अपना गुरु मान लिया है? क्या ये जगह मेरे लिए है? ये सब सवाल और डाउट मेरे पास आने लग गए। मैंने अंतर्मन में ही ना बात शुरू कर दी अपने अंदर से ही कि क्यों ऐसा हुआ? और मेरे को आगे से आंसर्स आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है मैं ही हूँ जो क्वेश्चन कर रहा हूँ और मैं ही हूँ जो आंसर्स कर रहा हूँ। तो मैं बात करता गया उस आवाज़ से, ठीक है, आवाज़ से बात करता गया। फिर सर किचन में गए। सर किचन में फ्राइड बीन्स बहुत अच्छी बनाते थे, तो उन्होंने फ्राइड बीन्स बना के लाए सबके लिए। सब वहाँ पे कम से कम 50-60 लोग तो आराम से होंगे। उनमें से सबको सर ने सर्व करा कि तुम लो, तुम लो। सिर्फ़ एक को नहीं करा, वो था मैं, मुझे नहीं करा। तो मुझे बहुत फिर से वो बहुत फ़ील हुआ कि मुझे क्यों नहीं करा? अब मुझे लग रहा है कि मुझे उठ के चले जाना चाहिए। यहाँ पे तो बेइज़्ती हुई जा रही है मेरी एक के बाद एक, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। लेकिन कहीं न कहीं एक आवाज़ थी कि ठीक है, जब तक आप मेरी तरफ नहीं देखोगे, ये मैंने अपने अंदर बोला, मैंने उन्हें नहीं बोला है, कि जब तक आप मेरी तरफ नहीं देखोगे, मुझे नहीं पूछोगे, तब तक मैं यहाँ से हिलूँगा ही नहीं। मेरे अंदर कहीं न कहीं पता नहीं कहाँ से वो एक मोटिवेशन सी आई, कहते हैं ना वो इनर नोइंग सोल की जो होती है, उसे पता है कि यही है। लेकिन माइंड क्या कहता है? माइंड कहता है कि यार मेरी तो यहाँ बेइज़्ती हो रही है, निकल जाओ। मेरे को तो कोई पूछ नहीं रहा, निकल जाओ। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे सोल ने वहाँ पे ओवर पावर करा, मैंने उसको चूज़ करा। और मैंने जैसे ही बोला ना कि जब तक आप मुझे नहीं देखोगे, मैं यहाँ से नहीं हिलूँगा। जैसे ही मैंने बोला, सर मेरी तरफ पीछे मुड़े और पूछा मेरे से चाहिए। तो मैं बहुत हैरान हुआ, मुझे लगा कि मैं किससे बातें कर रहा था? क्या मैं इनसे ही बातें कर रहा था ये सब? उसके बाद से मेरे एक्सपीरियंसेस सर के साथ बहुत ज़्यादा होने लग गए, बहुत क्लैरिटी से आने लग गई। और उसी दिन था जब मास्टर पल्लवी मेरे मेंटर ने मेरे को इंट्रोड्यूस करा पत्री जी से। पत्री जी बेड पे लेटे हुए थे, मैं गया, सर ने बोला बेड पे आओ के बैठो। मैं बेड पे बैठ ही नहीं पाया उनके पास, मैं नीचे ज़मीन पे बैठ गया और मेरा रोना शुरू हो गया। और मैं रो ही जा रहा हूँ, रो ही जा रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है? मतलब मैं रो रहा हूँ लेकिन मेरे फेस पे एक स्माइल भी है बहुत बड़ी। तो अपने मेंटर से पूछा ये क्या है कि आप रो भी रहे हो लेकिन आपको खुशी है? तो उन्होंने बोला मिलने के बाद ऐसा ही होता है सबके साथ। तो मैं बहुत रो रहा हूँ, बहुत रो रहा हूँ, मेरे को बस वो देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि मेरे मास्टर पल्लवी ने बोला कि अपने एक्सपीरियंसेस बताओ। मैंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए, सर ऐसा हुआ करके ये वो। तो सर सारे एक्सपीरियंसेस बड़े प्यार से उन्होंने 20-30 मिनट लगा के पूरे एक्सपीरियंसेस सुने सारे। और उसके बाद सर खड़े हुए। सर ने बोला, तो मैं भी खड़ा हुआ। सर ने बोला हाथ, सिर्फ इशारा कर रहे को कि सब साइलेंस में थे, हाथ। तो मैंने हाथ खोल लिए और सर ने फिर मुझे 2-3 पूरी जान लगा के मुक्के मारे। और 3-4 लोग बाहर खड़े हैं और मैंने पूरे सरेंडर के साथ वो लिए। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि जो वो हैं गुरु, जो उनकी एनर्जीज़ हैं, जो एक अवतार ही हैं बॉडी में, उनके छूने से क्या-क्या एक्टिवेशंस हमारी बॉडी में होती हैं। तो उन्होंने जहाँ-जहाँ मुझे मारा, मेरा मूलाधार चक्र, जो मेरे वीकेस्ट चक्रास थे, उन्होंने वहाँ पर हार्ट चक्रा, नीचे 2 चक्रास उस पे बहुत ज़ोर से। और जब भी मैं मुक्का खाने के बाद ऐसा करता था कि उन्होंने नहीं-नहीं 2 और पड़ेंगे, खोल हाथ। तो उन्होंने वैसा, और सब लोग खड़े हैं, हँस रहे हैं, लेकिन मेरे को कुछ महसूस नहीं हो रहा, मुझे खुशी हो रही है। क्योंकि अगर नॉर्मल इंसान इस चीज़ को देखेगा तो बोलेगा अरे! ये कैसे क्योंकि हमारी जजमेंट इतने ज़्यादा है कि गुरु ऐसा होना चाहिए, गुरु हमें हमारे लिए ऐसा होना चाहिए। और उन्होंने वो सारे जजमेंट्स सभी के, लाखों लोगों के तोड़े हैं कि गुरु ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, गुरु को ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। सर जितना प्यार करते थे उतना ही सर डाँटते भी थे, कुछ गलत होता था तो। लेकिन उनके डाँटने का पीछे का रीज़न क्या होता था, वो कभी लोग समझते नहीं थे। हो सकता है सोल लेवल पे कुछ ऐसी चीज़ें हों, ऐसी डार्कनेस हो जो निकलनी हो। गुरु के लिए या लाइट के लिए सरेंडर आपका कैसे बढ़ेगा? ऐसे ही बढ़ेगा जो आपके साथ टेस्ट होंगे। अगर टेस्ट नहीं होंगे तो सरेंडर भी नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे करके पत्री जी के साथ मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते रहे। एक बहुत हाइलाइट था मेरी ज़िंदगी में जहाँ पर सुसाइड और डिप्रेशन वाला फ़ेज़ पूरी तरह ख़त्म हुआ बिकॉज़ ऑफ पत्री जी, वो था लद्दाख ट्रिप। तो उस टाइम पे कॉलेज से पास आउट थे, फ़ेज़ वैसा ही था, कोई जॉब नहीं थी और मेरे फैमिली में किसी-किसी को दूर-दूर तक आर्ट के बारे में पता नहीं। तो और इंडिया में थोड़ा भाई-भतीजावाद बहुत चलता है जॉब्स के लिए, आज भी चलता है, तब भी चलता था। तो जब पता नहीं तो मेरी जॉब कहीं लग भी नहीं रही, और जो भी मेरे स्टार्स होंगे, जो भी मेरी किस्मत होगी, मेरी जॉब कहीं नहीं लग रही। और मैं डिप्रेशन में और जाता जा रहा हूँ, ध्यान भी करता जा रहा हूँ बट डिप्रेशन साथ-साथ चलता जा रहा है। तो अनाउंस हुआ कि सर लद्दाख जाने वाले हैं। मैंने कहा ये ना आखिरी मौका है, अगर सर के साथ मैं लद्दाख नहीं गया तो हो सकता है मैं फिर अपनी लाइफ़ ख़त्म कर ही दूँगा। क्योंकि मेरे को नहीं समझ आ रहा, अब तो ध्यान भी मिल गया है और फिर भी डिप्रेशन नहीं जा रहा, ये क्या हो रहा है?
तो पैसे नहीं थे मेरे पास उस टाइम पे, 40,000 चाहिए थे। काफ़ी टाइम हो गया इस बात को। टोटल ट्रिप के 40,000 रुपए कॉस्ट था, 1 रुपया मेरे पास नहीं था और मैं अपनी फैमिली से बिल्कुल नहीं माँग सकता था। पहली चीज़ उनके पास भी नहीं थे और दूसरी चीज़ अगर मैं बोलता भी तो वो मानते नहीं। तो मैंने सोचा यार मैं पेंटिंग करता हूँ, मैं ना जाके ऐसे ही बोल देता हूँ कि यार सब 40,000, हमारी सोसाइटी में लाखों लोग हैं, तो 40,000 लोग 1-1 रुपया भी दे दे तो मेरा ट्रिप हो जाएगा, या कोई पेंटिंग खरीद ले मेरी तो शायद ट्रिप हो जाए मेरा। तो ऐसी कुछ बात बनी नहीं और मैंने फिर छोड़ दिया यूनिवर्स में कि देखो मेरे को सर के साथ जाना है। अगर ये ट्रिप होता है तो ठीक है, नहीं होता तो आई विल एंड माई लाइफ। मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगा क्योंकि मुझे और आगे कुछ नहीं दिख रहा, कि गुरु मिलने के बाद भी मेरे डिप्रेशन दूर नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा क्यों। तो ये सुसाइडल वाली चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही। अगले दिन ही मुझे किसी का कॉल आया, उनको डिज़ाइनिंग करवानी थी। तो जैसे ही आया मेरे को एकदम से क्लिक हुआ, उन्होंने पूछा कितने पैसे? मैंने बोला 40,000। 1 रुपया ना ज़्यादा, 1 रुपया ना कम, क्योंकि मुझे अपने लिए पैसे चाहिए ही नहीं। मुझे सिर्फ़ अपने गुरु के साथ जाने के लिए पैसे चाहिए। उन्होंने फ्रीलांस करते हैं जो काम, जो देख रहे हैं एपिसोड, उनको पता होगा कि हर क्लाइंट मोल-भाव करता है, हमेशा करते हैं, चाहे छोटा करे चाहे कम करे। वो ज़िंदगी का पहला क्लाइंट था जब मैंने बोला 40,000, उन्होंने बोला डन। और उसी टाइम, उसी रात उसने पैसे भी भेज दिए 40,000 पूरे। इसमें कोई एडवांस नहीं, मैंने कुछ काम नहीं करा अभी, और पूरे के पूरे उन्होंने भेज दिए। और मैंने उन्हें बताया कि मेरे को ऐसे जाना है तो आने के बाद मैं काम करूँगा। तो कह रहे हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो मुझे लगा ये यूनिवर्स का ही इंडिकेशन है, उसने ही ऊपर से कुछ भेजा है कि जा। वो 40,000 मैंने एज इट इज़ उठाए और ट्रिप के लिए दे दिए और मैं लद्दाख में सर के साथ ट्रिप पे गया। लद्दाख में मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जहाँ पे मुझे पता चला कि ये मेरे कारण शरीर का कर्मा था, कैजुअल बॉडी का मेरा कर्मा था। मैंने और भी पास्ट लाइफ में सुसाइड करी हैं, इसलिए वो चक्र बार बार हर लाइफ टाइम में मेरे पास आएगा और मेरे पास इसको ख़त्म करने की पावर नहीं है, क्योंकि वो इतना बड़ा कर्म है। उससे मैं कैसे निकलूँ? उसके प्रभाव में ही मैं बही जा रहा हूँ, एक व्हर्लपूल की तरह उसके अंदर जा ही जा रहा हूँ। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बाय द ग्रेस ऑफ गुरु है और मेरा सरेंडर उस टाइम पे जो उनके लिए था कि वो मेरे को वहाँ से बाहर निकाला उन्होंने। उससे रिलेटेड एक्सपीरियंसेस मुझे बहुत सारे हुए लद्दाख में, जहाँ पे मैंने लद्दाख में एंजल्स को लाइव देखा है अपनी आँखों के सामने। मैं सर के साथ रुका, उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया और वो साइलेंस में थे, तो वो कुछ नहीं बात कर रहे, लेकिन उसमें भी टेलीपैथिकली बात हो रही है, क्योंकि गुरु कभी भी अपने डिसाइपल को नहीं छोड़ सकते। डिसाइपल होता है जो बोलता है कि यार मेरे को ना ज़रा शॉर्टकट लेके आना है, मेरा भी मन नहीं है, मैं आपका हाथ छोड़ रहा हूँ। बट गुरु थ्रू द लाइफ टाइम्स वो नहीं छोड़ते। अगर आप रेडी हैं और सरेंडर के लिए, तो वो तो आपको रेडी है देने के लिए और चीज़ें। तो वही हुआ लद्दाख में मेरे साथ। मुझे मेरे ड्रीम से मुझे दिखा कि ये क्लियरेंस कैसे हो रही है उस कर्म की। सर कैसे हेल्प कर रहे हैं उस क्लियरेंस को करने में। सर हर रात को लद्दाख में एस्ट्रली आते थे और मेरे साथ बैठते थे मेरे सपनों में और पूछते थे हाँ बता क्या हुआ। मैं बोलता था सर इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, ये कैसे से लोग हैं, कैसी सी ज़िंदगी है। तो ऐसे करके सर एक-एक, जैसे कहते हैं आजकल के जो थेरेपिस्ट है जैसे, तो सर ऐसे आते थे, बात करते थे और मैं उनसे पूरा दिल खोल के करता था कि मैं कैसे जी ही नहीं सकता, मुझे तो अब मरना ही पड़ेगा। सर बोलते हाँ, हाँ, ठीक है, मरते हैं, कोई टेंशन नहीं, आराम से, पहले मैं तुझे समझा दूँ कुछ। ऐसे करके उन्होंने मुझे बच्चे की तरह बिल्कुल लिटरली पाला-पोसा है। मेरी सेकंड लाइफ़ या आज मैं जो यहाँ बैठा हूँ, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ माय गुरु पत्री जी एंड बिकॉज़ ऑफ माय मेंटर मास्टर पल्लवी। वरना वो आकाश जो उस टाइम का था, वो अपनी लाइफ़ ख़त्म कर चुका होता 100%। जैसे अभी आपने बोला था कि आपने खुली आँखों से एंजल्स को देखा, तो क्या थोड़ा-सा आप बता सकते हैं कि कैसी एंजल्स, मतलब बहुत सारे लोगों में क्यूरियोसिटी होगी ये जानने की, कैसे दिखते हैं वो? क्या वो एक्सपीरियंस आप शेयर करें? तो एंजल्स का स्वरूप आई थिंक कैसा भी हो सकता है। वो लोग स्वरूप चेंज करके आ सकते हैं, फॉर्म्स चेंज करके आ सकते हैं। तो मुझे जो फॉर्म दिखा एग्ज़ैक्टली वो थोड़ा-सा बुद्धिस्ट वाले नेचर के एंजल्स दिखे। थोड़े फ्लाइंग क्लॉथ्स दिखे, ट्रांसलूसेंट उनकी बॉडी दिखी कि मैं थ्रू एंड थ्रू उनके आगे-पीछे देख पा रहा हूँ। लेकिन उनकी एनर्जीज़, उनकी लाइट ग्लोइंग-ग्लोइंग सी थी थोड़ी-थोड़ी, क्योंकि हमारे जो पिलर्स हैं पीएसएसएम में, उसमें एक बहुत बड़ा पिलर है स्वाध्याय का, कि बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बुक्स पढ़ने से आपको अपने एक्सपीरियंसेस समझ आते हैं और ये लगता है कि अच्छा किसी के साथ ही हुआ है, तो आप जान सकते हैं कि अच्छा मेरे साथ भी यही हो रहा है, तो क्या सीख सकता हूँ मैं इससे। तो मैंने बुक्स पढ़ी थी काफ़ी सारी, स्टार्ट कर दी थी पढ़नी। मैंने ओशो को बहुत पढ़ा। आई थिंक ओशो ने मेरे दिमाग बहुत खोला कि अच्छा पर्सनैलिटी क्या होती है, आकाश को कैसे ढूंढूं मैं, कि मेरे को क्या चाहिए ज़िंदगी से, मैं अपनी ज़िंदगी कैसे बनाऊं, कैसे जीऊँ। तो ऐसी बहुत सारी किताबें जो मैंने पढ़ी, और आई थिंक वो एंजल से भी जो इंट्रोडक्शन हुआ वो थ्रू बुक्स, थ्रू एक्सपीरियंसेस हुआ। मैंने भी बहुत टेस्ट करे,
ऐसा नहीं कि किसी ने मुझे एंजल्स के बारे में बताया और मैंने मान लिया। क्योंकि सर हमेशा बोलते थे कि साइंटिफिक माइंड होना चाहिए। आप प्रैक्टिस करो, आप टेस्ट करो, आप एक्सपेरिमेंट करो। तो सर जैसे आपने अभी स्वाध्याय की बात की, बुक्स की बात की कि आपने ओशो की बुक्स पढ़ी, और कौन-कौन सी बुक्स हैं जो आपने पढ़ी और उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ा हो? बुक्स चूज़ करके पत्री जी ने भी एक लिस्ट पीएसएसएम वेबसाइट पे निकाली हुई है कि जो मस्ट रीड बुक्स है। तो मैंने ओशो की बहुत किताबें पढ़ी हैं, मैंने पत्री जी से जो मैसेजेस लिखते थे वो बहुत पढ़ा है। स्टार्टिंग में लोब्सांग रामपा की बुक्स काफ़ी पढ़ी मैंने और उनसे मैं कनेक्ट भी कर पाया। और कैसे कर पाया कि मास्टर पल्लवी ने मुझे बताया था कि जब आप बुक्स पढ़ते हैं किसी भी मास्टर की, तो बुक्स एक एनर्जी कोड की तरह काम करती हैं। वो मास्टर लिटरली बुक्स के बाहर आते हैं और आपको बताते हैं चीज़ें। उनके साथ ऐसा एक्सपीरियंसेस हो रखे हैं, जो बुक्स में नहीं दिया गया, उससे ज़्यादा उन्हें नॉलेज मास्टर्स लाइवली आकर देते हैं। क्योंकि हर बुक में एक स्पिरिचुअल मास्टर के एनर्जी इम्प्रिंट्स होते हैं। तो ये सुन के मुझे भी क्यूरियोसिटी चढ़ती थी कि यार मेरे साथ भी ऐसा कभी हो, और अगर लोब्सांग रामपा ने उन्हें एस्ट्रली इतना सिखाया है, तो मुझे भी लोब्सांग रामपा से ही सीखना है, क्योंकि वही एक ग्रैंड एस्ट्रल मास्टर हैं। तो ये डिज़ायर आई डोंट नो कैसे बट मेरी फुलफ़िल हुई। लोब्सांग रामपा मैंने देखे लाइव अपनी आँखों से, एस्ट्रल फॉर्म ही उनकी, बट ऐसे देखे। ध्यान में कनेक्ट कर पाया, चैनलिंग के थ्रू उनसे कनेक्ट कर पाया, चीज़ें उनसे काफ़ी सारे डाउनलोड्स आए और उनकी बुक्स पढ़ी और उससे मेरे एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस बहुत बेटर हुए। चीज़ें बहुत समझ आई कि एस्ट्रल वर्ल्ड क्योंकि इतना बड़ी जगह है, इतना कुछ वहाँ पे हो सकता है, तो वहाँ पे वो कैसे समझें कि अगला क्या है, नेक्स्ट क्या है। उसके अंदर आप पास्ट लाइफ ट्रैवल कर सकते हो, आकाशिक रिकॉर्ड देख सकते हो, फ्यूचर प्रोबेबिलिटीज़ भी देख सकते हो। यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है देखने के लिए कि नेक्स्ट जॉब क्या है, नेक्स्ट पार्टनर कौन है। ये सबसे बड़ा हॉट टॉपिक होता है आई थिंक हम यंगस्टर्स में कि अच्छा रिलेशनशिप ये है या नहीं है। ये सब चीज़ें मैंने एक्चुअली देखी हैं जाके कि कौन है नेक्स्ट। ऐसा नहीं होता कि आपका डेस्टिनी फिक्स होगा कि यही है। ऑप्शंस होते हैं सबके पास, प्रोबेबल रियलिटीज़ होती हैं। तभी बोलते हैं कि चॉइस बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। तभी एक गुरु का गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अर्जुन के पास चॉइस थी, लड़े या ना लड़े, बट क्योंकि गुरु थे उनके पास, कृष्ण भगवान थे उनके पास गाइड करने के लिए और वो अर्जुन का सरेंडर था। सही चॉइस करवाई उन्होंने और उन्होंने सही चॉइस करी। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही गुरु का भी एक रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपके सामने तो बुफ़े लगा है चॉइसेस का। आप हाँ भी बोल सकते हैं, ना भी बोल सकते हैं। पर जब आप गुरु को सरेंडर करते हैं तो गुरु बताता है कि क्या शॉर्टेस्ट वे है आपकी एनलाइटनमेंट का, जो आपको लेना चाहिए। क्योंकि हमारे कर्म हमारी बुद्धि पे इतने प्रभाव कर देते हैं कि हम वो ठीक चीज़ चूज़ कर ही नहीं पाएँगे शायद। ये मेरे साथ एस्ट्रल प्रोजेक्शंस के भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं। जी। सर, आपने बहुत सारी पास्ट लाइफ़्स भी देखी हैं। लद्दाख में भी आपने बताया कि कुछ पास्ट लाइफ़्स आपको क्लियर हुई कि क्यों बार-बार एक चीज़ जो है रिपीट होती है हमारे बर्थ में। तो सर, मैं कुछ पास्ट लाइफ़्स चाहूँगी कि अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि जो आपने देखी है पास्ट लाइफ़ और आपको और भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हों, कार्मिक बॉन्ड से रिलेटेड हुई हों या जो आस-पास हमारे जो लोग हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्लियर हुआ हो, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। तो यहाँ पे ना मैं पास्ट लाइफ में मैं क्या रहा हूँ या क्या नहीं रहा वो इम्पोर्टेंट नहीं है और मैं वो शेयर करना चाहूँगा भी नहीं। क्योंकि पास्ट लाइफ का सिर्फ़ एक ही गोल होता है, लेसन को समझना। उसमें चाहे आप अपने आप को सही भी देखें या गलत भी देखें पास्ट लाइफ़्स। ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ कि एक ही इंसान अपने आप को क्लियोपैट्रा देख रहा है, 10 लोग देख रहे हैं अपने आप को क्लियोपैट्रा पास्ट लाइफ़ में। तो क्लियोपैट्रा को देखना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप क्या थे, क्योंकि वो हो चुका है। उस टाइम पे आपकी फीलिंग्स क्या थी, क्या ट्रॉमा आप लेके आए, क्या इनर वर्क है उससे रिलेटेड, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देखना। तो मैंने कुछ ऐसी पास्ट लाइफ़्स देखी जहाँ पे मुझे ये समझ आया कि ये मेरी माँ क्यों है? ऐसे पेरेंट्स क्यों हैं मेरे? जहाँ पे मेरे को इतना ज़्यादा सपोर्ट भी मिला बट चैलेंजेस भी मिले। तो ये क्योंकि ये सवाल बहुत सारे बच्चों को होता है कि यार इस घर में क्यों पैदा हुए? ऐसे पेरेंट्स क्यों हैं? ठीक है? उसके अलावा मुझे जो मेरी कुछ पास्ट रिलेशनशिप्स रह चुके हैं, वही क्यों मेरी लाइफ में आए और क्या करने आए? वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्या थे? वो कार्मिक बॉन्ड्स क्या थे? वो समझ आया मुझे पास्ट लाइफ्स देखकर। और वो ध्यान में भी आप देख सकते हो या वैसे एस्ट्रली भी आपको दिख जाता है। तो एक पास्ट लाइफ मैंने देखी थी इजिप्ट में, जहाँ पे मैं एक छोटा बच्चा हूँ और मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया है। तो मैं रो रहा हूँ स्ट्रीट्स पे और मुझे ना वहाँ पे उस लाइफ टाइम में ना अपने अंदर का ट्रॉमा दिखा कि मेरे को लगा कि मुझे हमेशा लोग छोड़ के चले जाएँगे। मेरी जो अटैचमेंट डिटैचमेंट जो समझ नहीं आती थी मुझे बचपन में भी कि लोग मुझे बुली क्यों कर रहे हैं या मुझे इतना दुःख क्यों हो रहा है उससे, मैं इतना अटैच क्यों इन लोगों से जो मुझे इतना ज़्यादा नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो वो आई थिंक उसका रूट कॉज़ मुझे उस लाइफ टाइम में दिखा और मुझे उस लाइफ टाइम में दिखा कि कोई एक हाई प्रीस्टेस गॉडेस हैं इजिप्ट में ही, जो मुझे उन्होंने लिया,
उठाया और अपने साथ पालना शुरू करा एज़ अ बेबी। मेरे को लिया, उन्होंने मेरा टेक केयर किया। पर मेरे अंदर नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई, वो ट्रॉमा इतना बढ़ गया कि आप तो मेरी माँ नहीं हैं, आप तो बस टेक केयर कर रहे हैं लोग यहाँ पे किसी का। तो मैं ना प्यार को समझ नहीं पाया उस लाइफ़ टाइम में, और मैंने देखा कि मैंने बहुत बुरे कर्म करे उस लाइफ़ टाइम में फिर, जिसकी वजह से वो जो इंटरनल नेगेटिविटी, ट्रॉमा, कर्मा जो बन गया, वो मैं देखता हूँ कि वो मेरे अंदर बचपन से था, या वो डर भी था कि अगर कोई रिलेशनशिप है, तो डर रहता था कि ये ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाए, क्यों ख़त्म पता नहीं, बस ख़त्म ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। एंड बीइंग अ मैन वो एक्सपेक्टेड भी नहीं होता आपसे। बीइंग अ मैन सोसाइटी में एक्सपेक्टेड होता है कि आप बहुत स्टर्न रहें, आपका दिल बहुत मज़बूत हो। लेकिन मेल फीमेल डज़न्ट मैटर, ये सोल का मामला है। सोल के अंदर जो ट्रॉमा है, जो डार्कनेस है, जो लाइट है, वो हम सबको खुद ही फेस करनी पड़ती है। तो ऐसे करके बहुत सारे और एक्सपीरियंसेस पास्ट लाइफ़्स के आते रहते थे, जिसमें कुछ भी ट्रॉमा या कुछ भी कर्मा हो, तो वो दिखना शुरू होता था। बट एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग पास्ट लाइफ़्स के लिए भागते भी हैं, मैं कभी नहीं भागा। अ, आकाशिक रिकॉर्ड्स और पास्ट लाइफ़्स, ये ऐसे 2 टॉपिक्स हैं जो मेरे से भी लोग बहुत पूछते हैं कि कैसे देखें, कैसे देखें, कैसे देखें? कैसे देखने से पहले ये समझना चाहिए क्यों देखें? देखने की ज़रूरत क्यों है आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स या पास्ट लाइफ़्स? मैंने आज तक किसी को नहीं बोला कि मेरा पास्ट लाइफ़ देखो, या मैंने खुद भी नहीं बोला ध्यान में कि मुझे पास्ट लाइफ़ देखनी है। ये चीज़ें खुद आती हैं जब उनका टाइम होता है, वो कर्म को पकने का टाइम होता है, समझने का टाइम होता है, डिसॉल्व करने का टाइम होता है। आपका काम, हमारा काम यही होता है बस कि हम उस पाथ पे चलते जाएँ और ओपन रखें कि यार आई वांट टू डिसॉल्व दिस, मुझे इसको ठीक करना है। मुझे नहीं पता कैसे होगा, ये वो मेरा काम भी नहीं है, वो यूनिवर्स मेरा सपोर्ट करेगा तो मैं उसे ठीक कर पाऊँगा। तो मैंने कभी आकाशिक रिकॉर्ड्स नहीं देखे। जब मैं पहली बार आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में सुना था, तो एक्साइटेड तो मैं भी बहुत हुआ था, जैसे सब लोग होते हैं। और मैं ध्यान में बैठा ये पहली बार बोल के कि चलो मैं भी आकाशिक रिकॉर्ड्स देखने की कोशिश करूँ क्या? वो फर्स्ट टाइम था और लास्ट टाइम था। उस ध्यान के विज़न में मैंने देखा, मुझे पत्री जी दिखे और उनके हाथ में डंडा था, और वो मेरे सर पे मार रहे थे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स नहीं देखना, तू बस ध्यान कर और कुछ नहीं करना। तो जब मैंने वो 2 फटके खाए अपने गुरु से, तब से हाथ जोड़ लिए कि पास्ट लाइफ़्स, आकाशिक, ये मेरे को ज़ेप्टो, ब्लिंकिट की तरह कोई डिमांड करके ऐड टू कार्ट नहीं करना किसी में भी। जो आ रहा है, जैसे आ रहा है, उसको एक्सेप्ट करना है और कॉन्शियसली इनर वर्क ज़्यादा करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑफ़िस में हम लोग काम करते हैं, हज़ार लोगों के साथ बात करते हैं। कॉन्शियसली लोग नहीं देख रहे कि हम एक-दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, है ना? प्रमोशन के लिए कोई किसी को नीचे धकेल देगा, और फिर घर आके बोलेगा चलो मैं ध्यान करता हूँ और ध्यान करके कुछ और देखता हूँ मेरा पास्ट लाइफ में क्या है। नहीं, आपने अभी जो आपने अंतर्मन से करा अभी, वो क्या सही था? वो रिफ्लेक्शन होना लाइफ में ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन द एक्सपीरियंसेस कि पास्ट लाइफ का देखो, आकाशिक का, क्योंकि वो सब चीज़ें पुरानी है, वो अपने आप आएँगी जब आएँगी। जैसे अभी आपने शायद इनर चाइल्ड ट्रॉमा की जो बात की कि लाइक आपके पास्ट लाइफ से वो ट्रॉमा आया। ऐसे बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं कि जो हमें पास्ट लाइफ के साथ-साथ बचपन में भी हो जाते हैं, लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं होती, उतने कॉन्शियस नहीं होते हम जब बड़े होते हैं, तो हमारे अंदर जो फ़ियर, गिल्ट ये सारी चीज़ें होती हैं, वो कहीं न कहीं दबी हुई होती है। तो जब मेडिटेशन में आते हैं, उसके बाद अवेयरनेस बढ़ती है, तो हमें क्लियर होने लगता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें क्लियर करनी है। तो आपकी लाइफ में भी ऐसी और भी चीज़ें रही? मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रही ऐसी। बचपन में अब स्ट्रेट किड है, सीधा बच्चा है। पेरेंट्स से बोला खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। मेरे को आज भी एक मेमोरी याद है कि मेरे पेरेंट्स ना मेरे लात में रस्सी बाँध के रखते थे और सोफ़े के साथ बाँध के रखते थे कि ये कहीं भाग ना जाए, क्योंकि मैं भागता बहुत था। तो मुझे अब पता चला कि बचपन में तो समझ नहीं आया, बट वो एज़ अ चाइल्ड, कि उस टाइम पे हमारा ब्रह्मानंद इतना ओपन होता है चीज़ें, वो एज़ अ ट्रॉमा मेरे अंदर बैठ गया कि मुझे मेरे पेरेंट्स या ये जो सिचुएशंस हैं, ये बाँध के ही रखेंगी हमेशा, मुझे जाने नहीं देंगी कहीं पे भी। और उसका रिफ्लेक्शन मेरे को पूरी लाइफ़ में आता रहा। तो जैसे ये एक मेरे को मेमोरी याद है, जो मुझे बाद में पता चला कि ये एक एक मेमोरी नहीं है, एक ट्रॉमा सा ही है जो उस टाइम पे, क्योंकि मेरा नेचर ही नहीं था बंधने का कभी भी। मेरा नेचर था लोगों से मिलने का, बात करने का, वो सब चीज़ें। और ऐसे ही बड़े होते गए धीरे-धीरे, तो फ़ियर, गिल्ट, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत, क्योंकि क्या होता है फैमिलीज़ में बोल तो दिया जाता है कि हाँ, हाँ, आप लव मैरिज कर लो, कोई बात नहीं हम आपको सपोर्ट करेंगे। बट जिस दिन आप रिलेशनशिप में आते हो, उसी दिन आपके घर में एक एटम बम फटता है कि तुमने कैसे कर लिया? मेरे साथ भी ये सब चीज़ें हुई हैं। लेकिन यही था कि मुझे लगता था कि नहीं, मुझे अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है। तो ये जो फ़ियर, गिल्ट है, बहुत मुश्किल होता है क्लियर करना, लेकिन अगर आप शुरू करेंगे, सभी व्यूअर्स के लिए है कि अगर शुरू करेंगे तो 100% आप वहाँ पे पहुँचेंगे जहाँ पे आप फ़ियर से अलग हो जाएँगे,
गिल्ट से अलग हो जाएँगे। उस फ़ेज़ में था जो ओशो की बुक्स ने मेरे को बहुत मदद करी थी। जी। तो सर आपने ये भी बताया था कि बहुत सारी नेगेटिविटी जो है आपके अंदर आने लगी थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप हो गए थे। तो वो नेगेटिविटी धीरे-धीरे दूर हुई या उसका भी कोई आपका एक अलग एक्सपीरियंस है? नेगेटिविटी तो हम एक तो जान भी नहीं सकते कितनी है। हमें लगता है कि हम लोग बहुत दूध के धुले हैं। मैं भी ऐसा सोचता था, हर कोई ऐसा सोचता है, ठीक है? कि हमने कभी कुछ बुरा करा ही नहीं किसी का। हमें नहीं पता हमारी पास्ट लाइफ़्स क्या रही हैं। हमें नहीं पता हमने कितने लोगों का मर्डर किया है और सोल के व्यू पॉइंट से ये सारी लाइफ टाइम्स इंपॉर्टेंट है। माइंड के व्यू पॉइंट से जजमेंट्स है कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता या नहीं नहीं मुझे ऐसा करना है। बट सोल के व्यू पॉइंट से ये सारी लाइफ टाइम्स ज़रूरी हैं क्योंकि सारे एक्सपीरियंसेस ज़रूरी हैं। वो पूरा चक्र करना ज़रूरी है। लेकिन उसको कर्म हो गया है तो आपने लोन तो ले लिया है, डेट तो क्रिएट हो गया है, तो पे बैक तो करना ही है। हैंस आपके पास स्ट्रगल आते हैं, कुछ आता है। आज के कोई मंत्री हैं जो अपनी इनका सोल एज ज़्यादा नहीं है, वो पूरी पावर में यूज़ करके लोगों को मार रहे हैं, ज़मीन हड़प रहे हैं। कल को वही इंसान है जिसके हाथ पैर कटे हुए मिलेंगे और वो रोड पे बैठा होगा। लेकिन हम लोग देख के बोलेंगे अरे यार तरस आ रहा है। नहीं, वो सोल है, उसने चूज़ करा है कि मैंने ये करा है सब चीज़ें लोगों के साथ, इसका मुझे पे बैक करना है। तो मैं ऐसी लाइफ टाइम नेक्स्ट लेके जाऊँगा जहाँ पे मुझे इतनी मुश्किलें हों, क्योंकि वही पेन जो मैंने क्रिएट करा है वो हो। तो मेरी डार्कनेस भी धीरे-धीरे ऐसे-ऐसे बाहर आई। धीरे-धीरे समझ आई कि कितनी डार्कनेस है। डार्कनेस से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मुझे होते थे, जहाँ पे मैं क्योंकि मैं ट्रूली चाहता था अपने आप को ठीक करना और अभी भी चाहता हूँ कि और जितना ज़्यादा बेहतर कर सकूँ, बेहतर करूँ। तो मुझे दिखता था विज़न्स के अंदर कि हाउ मच डार्कनेस आई हैव, कितना डार्कनेस से आया हूँ मैं। लेकिन क्योंकि मैं अपने गुरु पे पूरा विश्वास करता हूँ, अपनी साधना पे पूरा विश्वास करता हूँ और अपने मेंटर पे पूरा विश्वास करता हूँ, मैं कहते हैं ना वो तिनके की लाइट को पकड़ के आगे बढ़ता गया। सर अभी तक हमने आपके काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस जाने लेकिन ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो जानना बाकी है, तो हम आपसे अगले भाग में फिर से जुड़ेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों आज के इस एपिसोड में हमने आकाश जी से काफ़ी कुछ जाना। हमने जाना कि कैसे उनकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हुई थी, स्पिरिचुअल जर्नी के साथ साथ उनकी सोल जर्नी की शुरुआत कहाँ पे किस घर में हुई, इसके बारे में भी हमने जाना। साथ साथ उनकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आए, एक सोल अपनी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस चूज़ करके आती है, उन्होंने ये जाना और उन्होंने हमारे साथ ये शेयर किया कि उनकी लाइफ में भी ऐसे चैलेंजेस थे और कैसे उन्होंने उससे डील किया, मेडिटेशन को अपनाया, पत्री सर से मिले, पत्री सर से मिलने से पहले कैसे ही एस्ट्रली एक गुरु हमारी लाइफ में आने वाला है ये हमें बताने लगता है, लेकिन उसके लिए वो अवेयरनेस हमारे अंदर होनी चाहिए, ये उन्होंने हमें सिखाया। और भी ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो भी जानना बाकी हैं। बहुत सारी पास्ट लाइफ्स उन्होंने देखी हैं, बहुत सारी बुक्स उन्होंने रीड करी है, बहुत सारे एस्ट्रल ट्रैवल के एक्सपीरियंसेस उनके और भी हैं जो अभी हम इस कार्यक्रम में उनसे जानेंगे। अगले भाग में हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बिल्कुल मिस मत करिएगा अगला एपिसोड। और अगर आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे पीएनसी ऐप को भी डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच। हमें लगता है कि हम लोग बहुत दूध के धुले हैं। मैं भी ऐसा सोचता था, हर कोई ऐसा सोचता है, ठीक है? कि हमने कभी कुछ बुरा करा ही नहीं किसी का। हमें नहीं पता हमारी पास्ट लाइफ़्स क्या रही हैं। तो मुझे दिखता था विज़न्स के अंदर कि हाउ मच डार्कनेस आई हैव। एक बुद्धा ही बुद्धा से मिलता है, एक डाकू ही डाकू से मिलता है। डाकू बुद्धा से मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए ना एक मेंटल जजमेंट का वो ब्रेक था कि मैंने एक्सेप्ट करा कि ये ऐसा हो सकता है और मैंने गाड़ी साइड में लगाई और मैं बैठा आधा घंटा ध्यान में गाड़ी में अंदर ही।